हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग आयनिक कंपाउंड में कुछ एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, उन एनर्जीज का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक एनर्जी आपने सुनी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन टर्म वाटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वाटर से। तो किसी एक मोल आयनिक कंपाउंड को या एक मोल आयन को, एक मोल आयन जनरली बात करते हैं, एक मोल आयन को जब वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। दो नाम है इसके, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। तो हेडिंग हम लोग नोट कर लेते हैं, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको हम HE। और ये जनरली लिबरेटेड एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? लिबरेटेड। कोई भी आयन जब डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन और सॉल्वेशन of 1 mole of iron is known as हाइड्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग बच्चों नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ऑफ 1 मोल आयन इज नोन एज हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी। इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। It depends upon following factors। और फैक्टर्स में क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। आयन पे चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा उतना उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और साइज ऑफ आयन की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रेशन एनर्जी 1/, साइज ऑफ आयन। तो आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? एग्जाम्पल अगर एक हमारे पास अगर हम लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम प्लस और Na प्लस। चार्ज दोनों पे सेम है, साइज किसका छोटा है? लिथियम प्लस का। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर होगी। ये है ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स? हाइड्रेशन एनर्जी और भी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना कंपाउंड वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। क्या होगा? सॉल्युबल होगा। इसके बाद एक यहाँ पे एनर्जी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी देख लेते हैं क्या होती है। लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी, लैटिस टर्म इंडिकेट करता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस वर्ड आप सबने सुना हुआ है। तो एक मोल लैटिस फॉर्म होने में जो भी एनर्जी लगती है आयनिक कंपाउंड्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस। लैटिस एक इमेजिनरी जाल होता है, इमेजिनरी लैटिस होता है। और किसका जाल होता है? किसकी लैटिस होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक जाल बन जाता है, इमेजिनरी, इनविजिबल। दैट इज नोन एज लैटिस। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, the energy released during the formation of lattice, during the formation of lattice। लैटिस का मतलब होता है a network of lines, a network of lines of फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
ए नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस। तो लैटिस बनने में जो भी एनर्जी लगती है रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक, आयन बच्चों जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हम लोग नोट कर सकते हैं स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन greater will be lattice energy. Smaller is the size of ion, greater will be lattice energy. अब हम बच्चों लैटिस को एक डायग्राम से आपको समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लैटिस क्या चीज है। जैसे बच्चों हमने NaCl एक हमारा आयनिक कंपाउंड है, NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में बहुत सारे लैटिस एक जाल टाइप का बना होता है। Na प्लस Cl माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। और जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो लैटिस ब्रेक होता है और इसमें हाइड्रेशन भी होता है। तो हाइड्रेशन में O माइनस तो H प्लस O माइनस Na प्लस की तरफ होता है और इधर H प्लस और O माइनस दूर होता है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है और हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये लैटिस है, लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी यूज होती है या लैटिस बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इस लैटिस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब लैटिस को तोड़ने में यूज होती है। लैटिस टूट जाता है और आयन क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी हमें पढ़ने हैं। दोज आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, those ionic solids are soluble in water, those ionic solids are soluble in water in which hydration energy is more than lattice energy। ये बात ध्यान रखना, हाइड्रेशन एनर्जी जब ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस को तोड़ देगी और आयन डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाए तो लैटिस ब्रेक नहीं हो पाएगा और कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, दैट इज इनसॉल्युबल रह जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोज आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर इन विच हाइड्रेशन एनर्जी ओवरकम्स ऑन लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कम है। कुछ एग्जाम्पल, कुछ कंपाउंड्स हैं जो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल है। एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, ये जनरली जो कंपाउंड्स हैं ETC आर insoluble in water since lattice energy greater than hydration energy। इनमें जो लैटिस एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी, या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, लेस देन लैटिस एनर्जी। अब हम यहाँ पे ये फार्मूले की टर्म में यूज कर सकते हैं, इफ हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी compound is soluble, hydration energy less than lattice energy, compound is insoluble, hydration energy is equals to lattice energy, compound is sparingly soluble। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ग्रेटर है लैटिस एनर्जी से कंपाउंड सॉल्युबल है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस एनर्जी ज़्यादा कंपाउंड इनसॉल्युबल है।
अगर हाइड्रोजन एनर्जी इक्वल्स टू लैटिस एनर्जी है तो कंपाउंड क्या है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है। तो ये बातें अब आयनिक कंपाउंड्स के लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। ठीक, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसको देने वाले साइंटिस्ट हैं मिस्टर हिटलर एंड लंदन, गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था ये आपको ध्यान से सुनना है। इनका स्टेटमेंट ये था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept any molecular orbital is formed by the overlapping of 2 atomic orbital formed by overlapping of 2 atomic orbital containing 1 electron in each but opposite in spin। तो कोई भी अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है, लेकिन उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तभी जब दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो एक दूसरे पे फोर्स इक्वल और अपोजिट रखेंगे, कैंसिल कर देंगे और वो आराम से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। क्लियर? जैसे देखो हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम देख लो। हमारे पास, मैं आपको एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको समझा देता हूँ कैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होता है। मान लो हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये है एस ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है। एक एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अभी तक हम लोग एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड शो करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये हम इस तरह शो करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये किसने बताया था? हिटलर एंड लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ऐसे अगर पी ऑर्बिटल है, तो ये हमारा पी एफ हो गया, ये पी वाई हो गया, और ये पीजेड, क्या हो गया? पीजेड हो गया। इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन शो करना है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे शो करते हैं। दोनों लोब में से किसी भी लोब में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपोजिट स्पिन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। एसएस भी ओवरलैप कर सकता है, एसपी भी ओवरलैप कर सकता है, और पीपी भी ओवरलैप कर सकता है, ठीक, पीडी भी ओवरलैप कर सकता है। तो जैसे पी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए, वैसे डी एटॉमिक ऑर्बिटल में भी क्या होंगे? इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फिल होंगे, ठीक। तो अब हम आपको डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग बताने जा रहे हैं। नंबर 1 एसपी ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। नंबर 1 एसएस ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग। ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग के लिए दो हमारे पास एस एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दी, एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और दूसरा एस एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये है और इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये है, एस और ये भी एस। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसमें जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ओवरलैपिंग होने के बाद आपको दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करना है, लेकिन अब आपको यहाँ पे जो रूल आपको हंड्रेड ने बताए थे उसके रिगार्डिंग आपको एंटी पैरेलल आपको कर देना है। ठीक है, तो ये है इसका नाम, ये जो ओवरलैप पार्ट है इस ओवरलैप पार्ट का नाम है एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम है इसका, एस एस सिग्मा बॉन्ड। याद रहे, अगर ओवरलैप पार्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर एक्सिस पे प्रेजेंट है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ये हमारी मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गई, मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ओवरलैप पार्ट प्रेजेंट ऑन, इफ ओवरलैप पार्ट present on molecular axis then sigma bond is, तो उस केस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक, तो जो इसके हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं एस एस ओवरलैपिंग के। एस एस ऑर्बिटल, पहली बात तो हमें याद रखना है एस एस ओवरलैपिंग या एस एस ऑर्बिटल हमेशा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दे नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे नोट में, एस एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये नहीं बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल H2 H atom, H atom 1s1 1s1 H2 मॉलिक्यूल, और ये जो है इसका क्या नाम होगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड H2 में कैसे ओवरलैपिंग है, H2 में SS ओवरलैपिंग है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करें, किसकी, p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। अगर नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तब तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर वो पैरेलल होता है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो वो पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं, फिर उसमें हम ओवरलैपिंग देखते हैं। तो इफ द नोडल प्लेन ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल, इफ द नोडल प्लेन ऑफ p atomic orbital is perpendicular to the, if the nodal plane of p atomic orbital is perpendicular to the axis, then sigma bond is formed।
if the nodal plane of p atomic orbital is parallel to the molecular axis, then pi bond is formed. उस केस में क्या फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक, तो अब हम p ऑर्बिटल भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ओवरलैपिंग है sp ओवरलैपिंग। नंबर सेकेंड ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग, ठीक है। ये बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल और ये कौन सा है? मान लो हमारा px हो गया। px py pz कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग होने के बाद, ठीक है, इसके बाद तो बच्चों नीचे बना रहे हैं ठीक है। ये जो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं sp सिग्मा बॉन्ड। sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ओवरलैप पार्ट है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे है कि नहीं है? बिल्कुल मॉलिक्यूलर एक्सिस पे है। तो जब मॉलिक्यूलर एक्सिस पे वो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे आप ये मॉलिक्यूलर एक्सिस आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है, यहाँ भी ये मॉलिक्यूलर एक्सिस आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कुछ इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल NH3, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यही तो होता है। अब 1s1 हाइड्रोजन एटम ये इससे ओवरलैप कर जाए, ये इससे कर जाए, इससे कर जाए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन और sp ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है? नाइट्रोजन में अमोनिया में sp ओवरलैपिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ना कि उसके पास प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे तो हमने प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर दिया है, लेकिन प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हैं? sp3 हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको पहले नोट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे नोट कर लेंगे और नोट में क्या करना लिखना है? इन NH3 CH4 एंड H2, इन तीनों की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, तीनों में सेम मेथड है। इन अमोनिया
methane and water. The sp overlapping is absent. Since in these molecules the central atom is sp3 hybridized. सेंट्रल एटम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. क्लियर? तो अब यहाँ पे जो सही अगर हम बनाना चाहें, एक तो इसके पास लोन पेयर होता है, ये sp3s है, sp3s है, sp3s. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी टाइप क्या है? sp3s सिग्मा बॉन्ड. ठीक. तो देयर आर 3 sp3s सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंटिंग वन अमोनिया मॉलिक्यूल. 3 sp3s sigma bonds are present in NH3 molecule. NH3 molecule में 3 sp3s sigma bond होते हैं, ना कि sp. अब अगर प्योर sp के एग्जाम्पल में देखना है तो भी हम देख लेते हैं. उनके एग्जाम्पल क्या है? HF, HCl और HBr और HI. इनमें सब में प्योर sp ओवरलैपिंग होती है. ठीक है, ये भी नोट कर लेते हैं. The pure examples of sp overlapping. The pure examples of sp overlapping are HF, HCl, HBr और HI. इनमें सब में p ऑर्बिटल हैलोजन का और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का क्या करता है? ओवरलैप करता है. क्लियर? हियर नोडल प्लेन ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल is perpendicular to the molecular axis. molecular axis की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. इसमें भी जो p एटॉमिक ऑर्बिटल का जो नोडल प्लेन है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. अब हम लोग बच्चों SS ओवरलैपिंग हो गया, SP ओवरलैपिंग हो गया. अब हम PP ओवरलैपिंग देख लेते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हेडिंग PP ओवरलैपिंग. नंबर 1 SS हो गया, SP हो गया, PP ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग. और ये बच्चों क्या है? 2 टाइप्स. PP ओवरलैपिंग 2 टाइप है. एक हेड ओवरलैपिंग है और दूसरी क्या है? साइड ओवरलैपिंग है. तो सबसे पहले हम लोग along the axis on head overlapping. Along the axis on head overlapping पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. इसलिए ध्यान से देखना. ठीक. ये हमारे पास 2 p ऑर्बिटल है. px एटॉमिक ऑर्बिटल px. ऊपर जो है क्या है? नोडल प्लेन है. नोडल प्लेन. ठीक है. इनमें जब ओवरलैपिंग होगी ठीक. अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे PP सिग्मा बॉन्ड.
PP सिग्मा बॉन्ड। तो ये हेड और हेड ओवरलैप किया है, तो जब हेड और हेड ओवरलैप करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PP सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी देखो नोडल प्लेन जो है मॉलिक्यूलर एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात यहाँ पे कैसे नोट कर लेते हैं, हियर नोडल प्लेन ऑफ p atomic orbital is perpendicular to the molecular axis. Here nodal plane of p atomic orbital is perpendicular to the molecular axis. molecular axis के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पीपी के एग्जाम्पल्स F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है बच्चों। जैसे एक F हमारा ये है 9F, 1s2 2s2 2p x2 2py 2pz, और ये हो गया दूसरा फ्लोरीन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। तो ये pz और pz आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। pp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद एक साइड वाइज ओवरलैपिंग देख लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। नंबर बी, साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग। साइड वाइज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, तो इसमें दो p एटॉमिक ऑर्बिटल साइड साइड ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखाना पड़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे शो करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। अब इसके बाद जब इसमें ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैप होने से ठीक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ पे, इसको दोनों को हम लोग बोलते हैं p पाई पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अगर p एटॉमिक ऑर्बिटल साइड साइड ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हेड हेड ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो नोडल प्लेन है और एक्सिस है दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो हियर nodal plane and molecular axis are parallel to each other, दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट, तो इनमें क्या है, साइड साइड ओवरलैपिंग हुई है। एग्जाम्पल्स इनके क्या है, आगे हम लोग देख रहे हैं। बच्चों जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसके पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसके पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। कैसे बनता है, ये हमारा हाथ एक कार्बन एटम है, ये भी हमारा हाथ एक कार्बन एटम है। मान लो इसके पी सबसेंस के तीनों ऑर्बिटल हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, px py और pz, ऐसे इसमें दिखाएंगे px py और pz। तो ये px तो सिग्मा बनाएंगे, और जब तक ये पाई बनेगा तब तक सिग्मा में ओवरलैपिंग पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड
देन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बात आप हम नोट करेंगे, विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, all single bonds are sigma bonds, all single bonds are sigma bond, double bond has one sigma and one pi bond, double bond has one sigma and one pi bond, triple bond has one sigma and two pi bonds। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, due to more extent of overlapping, ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग क्या है, ज़्यादा है। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग में दो पार्ट, हेड हेड, साइड साइड, और उनके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिए। बाकी जो पीपी के नहीं आए हैं वो आगे हम लोग कोर्स में आ जाएंगे, वो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का पार्ट अपना यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।